आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल प्रोसीजर ऑफ द वारंट केसेस। आमतौर पे वारंट केस या फिर यूं कह लीजिए कि सीआरपीसी के अनुसार वारंट केस दो तरीके का होता है। पहला जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होता है, दूसरा जो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट होता है। तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसका यह मतलब हुआ कि वारंट केस कंप्लेंट में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी, तो हमको यह समझ में आता है कि मजिस्ट्रेट किसी अपराध का कॉग्निजेंस कैसे ले सकती है या किस आधार पे लेती है। तो सबसे पहला पुलिस कंप्लेंट पे लेती है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे लेती है, तीसरा अगर किसी कोई इन्फॉर्मेशन है अपराध के संबंध में और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है मजिस्ट्रेट को और वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी कॉग्निजेंस ले लेती है मजिस्ट्रेट, या सुमोटो भी कॉग्निजेंस ले लेती है। क्लियर? तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, वह वारंट केस जो इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे। क्लियर? तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आज के लेक्चर पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि वारंट केस किस केस को कहते हैं। तो वारंट केस को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज एक्स में। अब सेक्शन 2 क्लाउज एक्स क्या कहता है? कहता है कि वारंट केस वह केस होता है जिस केस का संबंध उस ऑफेंस से होता है जो पनिशेबल होता है विद डेथ या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स। क्लियर? तो अब वारंट केस जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ उसमें ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा, इसके संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है चैप्टर 19 में। चैप्टर 19 में ट्रायल प्रोसीजर वारंट केस जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ और जो वारंट केस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट हुआ है, दोनों का ट्रायल प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस, जो वारंट केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे उसका क्या ट्रायल प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए सेक्शन 238 क्या कहता है कि अगर मानिए मामला जो है केस जो है दर्ज हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे, तो अब यहां देखिए जो पुलिस रिपोर्ट इस्तेमाल हो गया, इस शब्द को भी परिभाषित किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज आर में। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, आप इतना समझ लीजिए कि जो पुलिस रिपोर्ट है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लाउज आर में। क्लियर? अब देखिए अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है तो कहां इंस्टीट्यूट हुआ है? मजिस्ट्रेट के पास। तो उसके बाद अगर एक्यूज अपेयर हुआ, ठीक है, क्योंकि मामला तो चला गया मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट पे, अब अक्यूज जैसे अपेयर होगा या फिर अक्यूज को लाया जाएगा बिफोर मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट जो है ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर है जो फॉलो करेगी, ये देखिए। पहला जो मजिस्ट्रेट करेगी वो यह कि मजिस्ट्रेट अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई करेगी कि जो कंप्लायंस है सेक्शन 207 का वो फॉलो हुआ है। ठीक है, दैट मींस कि सेक्शन 207 का जो भी प्रावधान है उसको फॉलो किया गया है। तो सेक्शन 207 क्या कहता है? सेक्शन 207 में क्या होता है दोस्तों कि अगर प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है, तो एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसके कॉपी मुहैया करवाए जाते हैं। जैसे पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, उसका कॉपी मजिस्ट्रेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है एक्यूज को, पहला। दूसरा एफआईआर का कॉपी देती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है विटनेस का ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 के तहत, वह कॉपी जाता है स्टेटमेंट का एक्यूज को। ठीक है, उसके जो भी स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है 164 के तहत, उसका कॉपी जाता है एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और जो भी अन्य रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है और डॉक्यूमेंट है जो भी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड हुआ है 173 के सब सेक्शन 5 के अनुसार, वो सभी डॉक्यूमेंट का कॉपी मजिस्ट्रेट क्या करती है? एक्यूज को दे देती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है। जैसे एक्यूज अपेयर होता है या फिर एक्यूज को लाया जाता है बिफोर मजिस्ट्रेट, किस मामले में? जो मामला इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, अब यहां पे दे दिया गया कंप्लायंस हो गया सेक्शन 207 का। अब क्या होता है देखिए, उसके बाद जो प्रोसीजर फॉलो होता है इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 239। देखिए 239 कहता है व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। अब एक्यूज्ड कब डिस्चार्ज हो सकता है? ठीक है, देखिए जब पुलिस रिपोर्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड हुआ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, तो इसके संबंध में प्रावधान हम लोग देखते हैं किस सेक्शन में? तो 173 के तहत जो फाइनल रिपोर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का वो फॉरवर्ड होता है मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर आईओ के द्वारा। ठीक है, तो जो पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड हुआ था उस पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट क्या करती है? कंसीडर करती है, निरीक्षण करती है, देखती है,
ठीक है, उसके बाद जो भी पुलिस रिपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हुआ था, ठीक है, उस सभी डॉक्यूमेंट को भी एग्जामिन करती है। उसके बाद क्या करती है, उसके एक्यूज को एग्जामिन करती है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा आप लोग स्टे कीजिए। यहां क्या कर रहा है कि पहले तो पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो पुलिस रिपोर्ट के साथ आया था मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, फॉरवर्ड हुआ था आयोग के द्वारा, उसको एग्जामिन करने के बाद, एक्यूज को एग्जामिन करने के बाद, तो यहां जो एक्यूज को एग्जामिन करेगी मजिस्ट्रेट, तो किस प्रावधान के तहत, तो यह होता है सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो 165 सेक्शन के अनुसार इंडियन एविडेंस एक्ट का मजिस्ट्रेट क्या करती है, एक्यूज को एग्जामिन कर सकती है। जब हम लोग सेक्शन 165 देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहां तो यह कहता है कि जज या मजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन कर सकती है जो विटनेस है। तो सवाल यह उठ गया कि क्या एक्यूज्ड विटनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक्यूज्ड भी विटनेस हो सकता है। कब? इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन सीआरपीसी का 315 सेक्शन 315 के अनुसार दोस्तों एक्यूज्ड भी विटनेस होता है कॉम्पिटेंट। ठीक है, वह एविडेंस दे सकता है उसके ऊपर जो चार्ज लगा है उसको डिस्प्रूव करने को के संबंध में। क्लियर? और ऐसे जब हम लोग देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 118, तो सेक्शन 118 में कहता है कि कौन विटनेस हो सकता है। ठीक है, तो 118, 165 और 315 इन तीनों सेक्शन को जो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो यह समझ में आएगा कि एक्यूज भी कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। तो यहां पे इन सभी प्रावधानों के अनुसार ही मजिस्ट्रेट एग्जामिन कर रही है एक्यूज को। फिर आइए पॉइंट पे, तो उसके बाद क्या होगा, एग्जामिन करेगी एक्यूज को मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद एक्यूज को, ठीक है, अपने पक्ष में, प्रोसिक्यूशन को अपने पक्ष में जो भी बात होगा, वो जो भी बात कहेंगे उसको सुनेगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट तय करेगी कि एक्यूज के खिलाफ चार्ज जो लगा है वो क्या ग्राउंडलेस है। अगर यह मानेगी कि ग्राउंडलेस है चार्ज, ठीक है, एक्यूज के अगेंस्ट जो लगा है चार्ज अपराध को लेके, ठीक है, अगर वो ग्राउंडलेस है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगी मजिस्ट्रेट, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी। क्लियर? अब यहां जो मजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज करेगी तो मजिस्ट्रेट को इसके संबंध में रीजन रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इन सभी दस्तावेजों को, जो भी डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हुआ 173 के तहत, उन सभी डॉक्यूमेंट को कंसीडर करने के बाद, एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को यह लगा कि नहीं यहां पे ग्राउंड बनता है इस बात को बिलीव करने का कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, तो सेक्शन 240 के अनुसार उसके खिलाफ, दैट मींस एक्यूज्ड के खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे ग्राउंड बन रहा है इस बात को बिलीव करने का कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है। क्लियर? इसलिए चार्ज फ्रेम हो रहा है। क्लियर? देखिए अब एकदम प्रोसीजर वाइज समझिए। जैसे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड, क्योंकि देखिए 239 में अगर सेटिस्फाइड होगा कि ग्राउंडलेस है चार्ज जो एक्यूज्ड पे लगा है तो डिस्चार्ज हो जाएगा एक्यूज्ड। क्लियर? लेकिन अगर चार्ज जो बन रहा है सफिशिएंट ग्राउंड है इस बात को बिलीव करने का कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है तो उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम होगा 240 के तहत। अब देखिए क्या कहता है पॉइंट वाइज, आप समझिए इस बात को, प्रोसीजर को। मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड होगी इस बात से कि जो ग्राउंड है बन रहा है इस बात को बिलीव करने का कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, ठीक है, और उस वो अपराध ट्रायबल है अंडर दिस चैप्टर, दैट मीन चैप्टर 19 के तहत उसका ट्रायल चलाया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में और एक कंडीशन है कि अगर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है उस अपराध का मुकदमा करने को लेके तो भी, क्योंकि देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी अपराध का मुकदमा करने को लेके मजिस्ट्रेट अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता है। किस ग्राउंड पे? कि वह उस अपराध का जो है सफिशिएंट पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा या पास नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, केस सेंड हो जाता है दूसरे मजिस्ट्रेट को जो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन सीआरपीसी का 322, 323, 24, 25 ये कुछ प्रावधान है जिसके तहत ये होता है। क्लियर? तो अगर यहां मजिस्ट्रेट समझ रही है खुद को कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस ऑफेंस, ठीक है, तो अब ये सब कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगी मजिस्ट्रेट, हाँ, और वो अपराध जो है उसका सजा एडिक्वेटली पास कर सकती है मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? पहला तो ग्राउंड बनना चाहिए कि इस बात को बिलीव करने का कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है। उसके बाद वो अपराध ट्राइबल है अंडर दिस चैप्टर 19 और मजिस्ट्रेट उस अपराध को लेके जो है कॉम्पिटेंट है, ट्राई कर सकती है, उस अपराध का मुकदमा चला सकती है और उस अपराध के संबंध में पर्याप्त सजा चुना सकती है। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगी, उसके बाद एक्यूज्ड के खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा, राइटिंग में, लिखित में चार्ज फ्रेम होगा एक्यूज्ड के खिलाफ। ठीक है, अब चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो मजिस्ट्रेट उस चार्ज को पढ़ के समझाइए एक्यूज्ड को,
उसके बाद एक्यूज से पूछेगी क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो, ठीक है, क्या अपना गुनाह कबूल करते हो, वेदर यू प्लीड गिल्टी, ठीक है, या फिर क्लेम्स टू बी ट्राइड, या फिर तुम चाहते हो कि मुकदमा आगे बढ़ाया जाए, या फिर अपना डिफेंस लेना चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक्यूज अपना गुनाह कबूल कर लेता, दैट मींस ही प्लीड गिल्टी, तब क्या होगा, तो सेक्शन 241 के तहत उसको कन्विक्शन हो जाएगा प्ली ऑफ गिल्टी पे, ठीक है दोस्तों, कन्विक्शन हो सकता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट एक्यूज के प्ली ऑफ गिल्टी पे एक्यूज को कन्विक्ट कर सकती, करेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर एक्यूज कहता है कि नहीं, हम अपना मुकदमा आगे बढ़ाना चाहते हैं, दैट मींस अपना डिफेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चार्ज लगा है उसको लेके, तो फिर आगे के प्रोविजंस को हम लोग देखेंगे, उसमें जो बात कहा गया उसके अनुसार हम लोग समझेंगे कि आगे क्या होगा अगर एक्यूज जो है अपना डिफेंस लेता है तो, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, ये लेक्चर पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। आगे के लेक्चर में इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज हम लोग समझे कि वारंट केस कितने प्रकार का होता है, ठीक है, वारंट केस को कहां डिफाइन किया गया है, और वारंट केस के संबंध में जो भी प्रोसीजर है वह वारंट केस जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, क्लियर, क्योंकि आज का लेक्चर क्या है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान है 238, 239, 240 और 241 क्या कहता है, इस सभी बात पे हम लोग डिस्कस किए। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।